माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइट। तो बच्चों लाइट का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी। तो बच्चों हमने जो क्लास 10th में डिफिनीशन पढ़ा है उसमें हमने जाना है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो लाइट एक ऊर्जा का, एनर्जी का रूप है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, सेंसिटाइज करता है, जिससे हम लोग अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। तो बच्चों ये तो हो गई बात क्लास 10th की, लेकिन जब हम बात करते हैं क्लास 12th की, तो क्लास 12th में हमने लाइट ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था। तो वहां हमने देखा है कि लाइट जो है, जो लाइट का स्पेक्ट्रम है, जो ऑप्टिक्स में जो स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ते हैं उसमें गामा, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर, यानी गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। बच्चों इसमें से जो विजिबल लाइट है ना, जिसकी जो है वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, इसी को हम लोग लाइट कहते हैं। ये वो वेवलेंथ है या इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, ये वही स्पेक्ट्रम का वह पोर्शन है जिसके कारण से हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। तो बच्चों ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होगी और जो रेडियो वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है। बच्चों इस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है E इक्वल टू h न्यू या hc बाई लैम्डा, इसको देख के हम कह सकते हैं अगर न्यू यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी। तो बच्चों इसमें जो हम लोगों ने देखा पिछले चैप्टर में, तो इसमें रेडियो वेव का आविष्कार किया था मार्कोनी ने, माइक्रोवेव को डिस्कवर किया था मार्कोनी ने, इंफ्रारेड को विलियम हर्शल ने, अल्ट्रावायलेट को रिटर ने, एक्स रेज को रॉन्जन ने और गामा रेज को हेनरी बेकुरल ने। तो बच्चों हम लोग जब मैं पढ़ता था तो हम लोग के सर जो है बताते थे कि देखो बच्चों एक सिलेंडर है, अगर हमारे पास सिलेंडर देखा जाए तो अगर हमने एक सिलेंडर को ही देखा तो सिलेंडर के शैडो को अगर हम लोग देखेंगे, सिलेंडर के शैडो को अगर हम लोग देखेंगे तो उसको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग होगा कि हम लोग उसको कैसे उसके ऊपर लाइट पड़ रही है। सपोज कर लो बच्चों ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक कुछ लाइट सामने से पड़ रही है, तो उसका जो शैडो होगा वो इस तरह से बनेगा, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो उसी के शैडो को अगर हम लोग इसको सिलेंडर को ऐसे रखेंगे और लाइट यहाँ सामने से पड़ेगी तो इसका शैडो इस तरह से सर्कुलर बनेगा। तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी चीज के दो टाइप के नेचर हो सकते हैं या और भी नेचर हो सकते हैं। जैसे कहते हैं कि कुछ बच्चे कह सकते हैं राहुल सर इज वेरी गुड टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, और कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं राहुल सर इज वेरी गुड टीचर ऑफ फिजिक्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं मैथ्स की क्लास में पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ा रहा हूँगा और जब मैं फिजिक्स की क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों कहने का ये मतलब है कि एक ही चीज के दो टाइप के नेचर हो सकते हैं। इसी तरह से लाइट के भी दो नेचर होते हैं, यानी ब्रांचेज ऑफ लाइट जो होते हैं वो एक पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा वेव नेचर होता है। जो पार्टिकल नेचर होता है उसको हम लोग रे ऑप्टिक्स के ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं और जो वेव नेचर होता है उसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। अब बच्चों आगे बात करते हैं हम लोग कि देखिए जो लाइट है ना, ये जो हम लोग देख रहे हैं 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक, ये जो है हमने केमिस्ट्री में भी इसको देखा है कि रिएक्टेंट्स को ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होती हैं। तो ये हम लोग देख चुके हैं क्लास 10 तक में। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन हम लोग देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। बच्चों यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में हमें जो ऑब्जेक्ट से डील करना है उन ऑब्जेक्ट की साइज बहुत बड़ी होती है, जैसे लेंस है, जैसे मिरर है, तो ये जो है, और कोई मीडियम है, ऑप्टिकल मीडियम है जैसे ग्लास है, वाटर है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट साइज लार्जर होते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट साइज आर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना होते हैं, यहाँ पर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमिना होते हैं। यहाँ पर मिरर, ऑप्टिकल मीडियम लाइक वाटर, ग्लास एक्सेट्रा, लेंस, इन सब से हम लोग डील करते हैं।
और यहाँ पर स्लिट, स्लिट का मतलब होता है वेरी फाइन होल, उनसे डील करेंगे। अब हम लोग को जो पढ़ना है बच्चों, इसके बाद का टॉपिक है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों जब लाइट किसी सरफेस पर आती है, किसी दो मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, तो तीन फिनोमिना होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। तो हमने देखा है कि ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनके, रिफ्लेक्शन के, रिफ्रैक्शन के और एब्जॉर्प्शन के, इनके तीनों का सम जो है 1 होता है, यानी 100% जो होगी लाइट वो डिवाइड हो जाएगी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन में। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई। बच्चों यहाँ देखिए, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, और ये नॉर्मल एट द सरफेस है। तो बच्चों रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वह और इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल, यह तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो दूसरा लॉ है जो हमारा कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब अगर हमारी जो है यह इंसिडेंट लाइट अगर बोर्ड के प्लेन में है, नॉर्मल बोर्ड के प्लेन में है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है यह भी बोर्ड के प्लेन में ही होगा। बच्चों देखिए, अगर ये एंगल आई है तो इसी एंगल आई के इक्वल हम लोग यहाँ पर से भी पास करा सकते हैं, देखो बोर्ड के प्लेन के बाहर से भी, बट रिफ्लेक्टेड लाइट कभी बोर्ड के प्लेन के बाहर से नहीं जाएगी, ठीक है। तो उसको तीनों को क्या होना है? सेम प्लेन में होना है। आगे बढ़ते बच्चों, देखिए मिरर्स जो है हमारे पास है, ये प्लेन मिरर्स, हिस्टोरिकल मिरर्स, पैराबोलिक मिरर्स ऐसे हो सकते हैं, बट हमें जो मेन डील करना है, जो पढ़ना है तो वो हमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर ही पढ़ना है। थोड़ा बहुत हम लोग को प्लेन मिरर्स के बारे में जानकारी होगी, क्लास 10 की, और थोड़ा सा भी रिवाइज करा देता हूँ। तो बच्चों जो हमारी आईज है, ये हम लोग को, अगर हमारा मिरर जो है इस टाइप से होगा, सामने से एक केव टाइप का, गुफा टाइप का दिखेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्केव मिरर। और मिरर हमारा इस तरह से होगा, तो इसके अंदर की सरफेस को पॉलिश कर देंगे अगर, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब बच्चों भी हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं इमेज क्या होता है। When two or more light rays actually meet or appear to meet, जब दो लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं या ऐसा लगता है कि वो कहीं से आ रही हैं, तो वहां पर हम लोग कहेंगे कि वही क्या है? इमेज है। द इमेज इज फॉर्म्ड, एन इमेज इज फॉर्म्ड। इफ दे एक्चुअली मीट, अगर वो एक्चुअली मीट कर रही है दो रेज ऑफ लाइट, तो हम कहेंगे रियल इमेज बन रही है। और अगर वे अपीयर होती हैं, मिलती हुई, ऐसा लगता है कि वो कहीं जाकर के मिल रही हैं, तो हम कहेंगे कि वर्चुअल इमेज है। अब बच्चों प्लेन मिरर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है और उसमें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पर अगर ऑब्जेक्ट से अगर एक रे ऐसे चल रही है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगी, एक रे ऐसे चल रही है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगी। हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मैं इसको अगर थीटा कहता तो ये भी थीटा होगा, यानी ये अगर आई है तो ये भी आई है। अब बच्चों यहाँ देखिए जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है तो इसका मतलब एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ये आई है तो ये भी आई है। इसी तरह से देखिए बच्चों, अगर हम लोग को ये हमने देखा कि एक रे इधर जा रही है टकरा करके, ये रिफ्लेक्शन एक यहाँ हो रहा है और एक रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि ये जो रेज हैं जो रिफ्लेक्ट होकर कैसे जा रही है, वो कहाँ मिलेंगी? कहीं पर भी नहीं, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज है ना। तो डाइवर्जिंग रेज कहाँ मिलती हैं? दे मीट नेवर, वे कभी भी नहीं मिलती हैं। तो बच्चों इसको हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे और इस रे को भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से होकर के आ रही है। यही हमारा क्या है? इमेज है। और चूंकि ये रियल में नहीं मिल रही है तो ये वर्चुअल इमेज बन रहा है हमारा। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, देखिए हम लोग देखेंगे अभी कि ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। यानी यह जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की मिरर से, जो डिस्टेंस है वही इमेज की भी मिरर से डिस्टेंस है। यानी अगर यह डिस्टेंस x है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस x है,
तो इमेज और मिरर के बीच की भी डिस्टेंस x है। अगर यह डिस्टेंस u है तो ये भी डिस्टेंस u है। तो बच्चों क्या करना है हमें, हम देखेंगे यह अगर एंगल आई है तो ये भी आई है, अगर ये आई है तो ये अल्टरनेटिव एंगल है, ये भी आई है। अगर ये आई है तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है तो ये भी आई है। ये आई है तो यहाँ भी देखो बच्चों एक जेड बन रहा है, ये आई है तो ये भी आई है। तो इस तरह से ये एंगल देखिए 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री। ये दोनों साइड जो है, ये वाली जो साइड है दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ये एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल। इस तरह से दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, यानी दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट की मिरर से जो डिस्टेंस u है तो वही इमेज की मिरर से भी डिस्टेंस होगी, यानी u इक्वल टू v या फिर x और x डिस्टेंसेस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। बच्चों यहाँ पर मैं बताया हूँ कि देखिए अगर कहीं पर भी इस तरह से जेड बने, भले ही ये इस शेप का बने, इस शेप का बने, इस शेप का बने, इस शेप का बने, ठीक है। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, किसी भी शेप का बन रहा है, जेड बन रहा है तो एन बन रहा है, जेड बन रहा है तो वहां पर अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे। इसका हम लोग इस्तेमाल किया है प्लेन मिरर में यह दिखाने के लिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होते हैं। अब बच्चों हम लोग स्फेरिकल मिरर्स की जो बात कर रहे थे, जिसमें हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर की बातें की हैं, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। हम लोग कैसे बनाते हैं ये मिरर, तो हम एक हॉलो ग्लास स्फीयर लेते हैं। उस हॉलो ग्लास स्फीयर को हम लोग यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं। तो कट करेंगे, तो जब हम लोग ऐसे कट करेंगे तो हमें 3D शेप इस टाइप का मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, 3D शेप मिलेगा। बच्चों हमारे सिलेबस में स्मॉल अपर्चर है, यानी हमने जो मिरर कट करके निकाल रहे हैं ना, थोड़ा सा कट करके निकालेंगे, छोटा सा पोर्शन कट करके निकालते हैं। बच्चों अब ये देखिए क्या है, ये हमने एक मिरर यहाँ पर, ये हमारे पास हॉलो स्फीयर था, उसके हम लोग इनर जो पोर्शन है उसको हमने सिल्वरिंग किया उसको, या फिर पेंट किया रेड ऑक्साइड से। अब बच्चों ये हमारा एक इस तरह से मिरर था, इसके हमने आउटर बल्ज्ड पोर्शन को अगर हमने सिल्वरिंग कर दिया, तो अगर इस तरह से हम सिल्वरिंग करेंगे, आउटर बल्ज्ड सरफेस की सिल्वरिंग कर रहे हैं, तो जो इनर सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा। इसी सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होगा, रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस इन द इनर सरफेस एंड दिस मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अब बच्चों अगर हम लोग इनर सरफेस के ऊपर रेड ऑक्साइड लगाएंगे या पेंटिंग करेंगे या फिर सिल्वरिंग करेंगे, सिल्वरिंग अगर इस साइड इनर साइड में करेंगे, तो जो आउटर सरफेस, आउटर बल्ज्ड सरफेस है, दैट विल एक्ट एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बच्चों ये जो हमारे पास है जो मिरर है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। इस तरह से यहाँ पर जो सेंटर है इसका, ये हम लोग इसको कहेंगे पोल ऑफ द मिरर। बच्चों यह जो पूरा स्फीयर है, इस स्फीयर का जो सेंटर है वह इस मिरर के लिए या इस मिरर के लिए कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, हम लोग अगर इस पोर्शन का अगर 3D इमेज देखें तो इस तरह से एक 3D इमेज होगा। ये इस तरह से एक क्या है, हमारे पास एक मिरर है। अब अगर हम इसके इनर पोर्शन को अगर हम लोग पेंटिंग करेंगे, सिल्वरिंग कर देंगे, अगर यहाँ पर हम लोग जो है इसके इनर पोर्शन को यहाँ पे अगर सिल्वरिंग कर देंगे इनर साइड को, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हम इसके आउटर साइड को, आउटर पोर्शन को, आउटर बल्ज पोर्शन को, इसको अगर हम लोग सिल्वरिंग कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर। तो बच्चों ये जो डायमीटर है ना, ये जो डायमीटर है, यह जो सर्कुलर जो हमारे पास ये एक स्फीयर का एक पोर्शन है ना, तो इस स्फीयर के पोर्शन को जब हमने इस तरह से कट किया, तो कट करने पर हमें जो ये पोर्शन मिलेगा, जो भाग हमें मिल रहा है, उसकी ये जो बाउंड्री होगी, ये बाउंड्री एक सर्कल होगी। तो इस सर्कल का जो डायमीटर होगा, दैट डायमीटर इज कॉल्ड लीनियर अपर्चर। और इसी सर्कल का जो यह जो हमें 3D इमेज मिल रही है, इसका जो हमें ये देखेंगे, हमने मान लीजिए इसका डायमीटर AB है, इसका डायमीटर अगर AB है, तो इसका डायमीटर इस स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, इसका डायमीटर यानी लीनियर अपर्चर, इसके सेंटर पर जो एंगल बनाएगा उसे हम लोग कहते हैं एंगुलर अपर्चर। क्लियर है? तो इस ये एंगल है हमारा ACB, तो ये एंगुलर अपर्चर हमारा हुआ एंगल ACB, एंगुलर अपर्चर हो गया। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं फोकस की। देखिए बच्चों, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आ रही है, वह पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि पैरेक्सियल रेज है, यानी कि एक्सिस के करीब वाली जो रेज है, ये जहां पर
फोकस, ये जहां पर आकर के मिलती हैं उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस। तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ये जहां पर कन्वर्ज हो रही है, द पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। और चूंकि ये रियल में नहीं है इसलिए हम कहेंगे रियल फोकस है। अब जैसे देखिए बच्चों, अब हम लोग कॉन्वेक्स, ये हमारा कॉन्केव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई और देखिए ये आकर के यहाँ से ऐसा लगता है कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ऐसा लगता है। दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, सिंस दे आर अपीयरिंग टू बी कमिंग, देयरफॉर वी से दिस फोकस इज वर्चुअल फोकस। तो बच्चों हमने ये समझ लिया कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वह वर्चुअल फोकस होता है। अब बच्चों हमने देखा, हम यहाँ देखते हैं कि अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है और वो जब रिफ्लेक्ट होकर के जाती है तो अगर फोकस जो उसका है, उसकी फोकस, सपोज कर लीजिए यहाँ पर इसका फोकस है, इसकी फोकस पर हम लोग अगर एक परपेंडिकुलर प्लेन ले लें तो ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है ये इसके फोकल प्लेन, यह जो प्लेन है जो कि उसके फोकस से पास करता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसे हम लोग फोकल प्लेन कहते हैं। एक बात फिर से समझिए कि अगर हम लोग किसी मिरर को लें, उस मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस को देखें, उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर जो फोकस है उसके फोकस से होकर परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जाता हुआ एक प्लेन कंसीडर करें, देन दैट प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। और हम देखते हैं कि कोई भी जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वह उसके फोकल प्लेन में ही जाकर के मिलती है। अब बच्चों हम देखेंगे कि कोई भी मिरर हो, उस मिरर के सेंटर से, उस मिरर के सेंटर से मिरर के किसी भी पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन किया तो वह मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जिसमें हम देखते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक, सपोज कर लीजिए ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है और यहाँ ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट चल रही है ऐसे। तो बच्चों रे ऑफ लाइट की चलने की डायरेक्शन में अगर हम लोग डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होती है। रे ऑफ लाइट की चलने की डायरेक्शन के अपोजिट अगर डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे तो वह निगेटिव होती है। एंड ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, सभी डिस्टेंसेस मिरर के पोल से मेजर की जाती है। तो बच्चों देखिए, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पर कहीं फोकस है तो सपोज कर लीजिए, देखिए ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का पोल यहाँ पर है, पोल से फोकस की ओर हम लोग ऐसे चलेंगे ना फोकल लेंथ मेजर करने के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग की रे इधर, इंसिडेंट रे इधर है और यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस को ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो ये फोकस क्या होगा, निगेटिव, यानी कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ होता है निगेटिव। अब अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो देखिए बच्चों, रे की चलने की डायरेक्शन ये है और यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगता है कि लाइट यहाँ इसके फोकस से आ रही है, कॉन्वेक्स मिरर के फोकस से आ रही है। पोल से फोकस की डिस्टेंस जो है अगर हम मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए इसका फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव। देयरफॉर वी कैन से दैट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। बच्चों यहाँ बात करते हैं कि अब साइन कन्वेंशन कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एंड अपवर्ड अगर हम लोग डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस होती है पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड डिस्टेंसेस जो मेजर की जाएंगी वो डिस्टेंसेस होंगी निगेटिव। बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हम लोग देखते हैं कि अगर कॉन्केव मिरर लेंगे तो उसमें P से C तक की जो डिस्टेंस होती है, यानी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें PC, यह देखिए रे की चलने की डायरेक्शन ये है, रे के अपोजिट डिस्टेंस मेजर की जा रही है, इसलिए यह जो डिस्टेंस होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो निगेटिव होगा। इसी तरह से हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज, कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, सपोज अ मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर इज टेकन, मान लीजिए हमने एक मिरर लिया जिसका अपर्चर स्मॉल है, एक स्मॉल अपर्चर का हमने मिरर कंसीडर किया, तो सपोज अ मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोग जानते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R।
बच्चों अगर हम लोग बात करें, देखिए मान लीजिए एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लोग इसके पॉइंट एम को मिला दें तो वही इसके ऊपर नॉर्मल होगा। अब इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो नॉर्मल से ये वाला जो एंगल होगा वो आई है और ये वाला एंगल जो है वो आर है। अब अगर हम लोग स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर की बात करें तो जो हमारा एफएम होगा, यह जो डिस्टेंस एफएम है और यह जो डिस्टेंस एफपी है, यह दोनों इक्वल, लगभग इक्वल होंगे। बच्चों यहाँ देखिए ध्यान से, इसलिए हमने बहुत स्मॉल अपर्चर का मिरर अगर इस्तेमाल किया तो एफएम और एफपी क्या होंगे, दोनों इक्वल ही होंगे। तो बच्चों अब बात करते हैं अगर यहाँ पर कि एफएम और एफपी इक्वल है, और अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल एमसीएफ, इस ट्रायंगल की बात करें तो बच्चों ये अगर एंगल आई है तो देखिए जेड बन रहा है तो ये भी एंगल आई होगा, तो ये आई है, ये भी आई है। अब बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं कि एफसी और एफएम भी इक्वल है, सॉरी एक मिनट, तो ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एमसीएफ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर एफसी इज इक्वल टू एफएम, एफसी और एफएम इक्वल हो जाएंगे और एफएम और एफपी भी इक्वल है, यानी कि एफपी एफएम एफसी तीनों आपस में इक्वल है। एफसी एफएम और एफपी सभी इक्वल है, एफसी ये है, एफएम ये है, एफपी है, तीनों आपस में इक्वल है। अब बच्चों देखिए पीसी जो है आपका, यह जो आपका है, यह जो आपका पीसी है, ये जो आपका पीसी है, पी से सी की जो डिस्टेंस है इट इज एफपी प्लस या पीएफ प्लस पीसी, पीएफ प्लस पीसी, बट ये दोनों तो डिस्टेंस इक्वल है, यानी पीएफ प्लस पीएफ हो जाएगा, तो पीएफ प्लस पीएफ इज इक्वल टू 2pf is equal to r, therefore pf is equal to r/2, but pf is focal length, so therefore focal length f is equal to r